आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस विद एतजाज़ हसन साहब, उसके बाद मरहूम बीबी आसमा जहांगीर के साथ मैं उनका सीनियर एसोसिएट रहा उनकी वफात तक, और फिर आई रन माई ओन लॉ फर्म, अब आई एम अ पार्टनर देयर पिछले कुछ 2-2.5 साल से लाहौर इस्लामाबाद में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल, और इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर, मेरे लिए एक बड़ा बायस फ़ख्र है कि आप सीनियर जजेस को किसी चीज़ पे लेक्चर देना, और आपकी मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो जिस चीज़ पे वो मेरी कोशिश थी कि मैं आपके लिए स्लाइड बना के लेके आया था तो उससे ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से स्लाइड जो है वो इतना काम कर नहीं पाई। तो आज बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस आने के बाद यहाँ पे बैठे हैं, और ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि कमर्शियल कोर्ट जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अफादियत को लाया जाए, और जजेस जो हैं ट्रेन हो, क्योंकि हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव है स्पेशली वर्ल्ड बैंक के साथ कि मुल्क में तरक्की हो, बिजनेस ज़्यादा बढ़े, ये वाले सारे हैं। और आई एम श्योर कि मुझसे जो पहले स्पीकर्स होंगे उस पर बात कर भी चुके होंगे। मेरा स्पेसिफिक फोकस इस वक्त है ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर अलाउइंग स्पेसिफिक रिलीफ अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। वैसे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और कोई 30-40 मिनट में मैं आप लोगों को पूरा उस पर डिस्कशन नहीं कर सकूंगा, लेकिन आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, और जितना मैं कवर कर सकूं उतनी मेरी कोशिश होगी। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली 1877 का जो कानून है वो अभी लाया जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ, इसको कानून दाद रसी मुख्तस, दाद रसी का मतलब कि रिलीफ दी जाए, और मुख्तस के स्पेसिफिक रिलीफ, क्योंकि अगर हम इसकी बैकग्राउंड में जाएं, इफ यू गो टू द बैकग्राउंड, तो उसमें हमें पता चलेगा कि इंग्लैंड में, यूके में पिछले टाइम्स में सिर्फ कॉमन लॉ रेमेडी होती थी एक डैमेजेस की, कि कोई भी रॉन्ग हुआ है, कोई भी गलत काम हुआ है तो उसमें जो डैमेजेस अवॉर्ड कर दें, कंपनसेशन दे दिया जाए। लेकिन जैसे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई, तो डैमेजेस की रेमेडी जो थी वो इनफेक्टिव होती जा रही थी और तमाम चीज़ों को कवर नहीं कर रही थी। तो इस वजह से उस ज़माने में जब किंग के पास लोग जाना शुरू हुए बैक इन इंग्लैंड, क्योंकि मैंने इंग्लिश लॉ ही पढ़ा है तो हमें हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया हुआ है कि बैक इन इंग्लैंड जब किंग के पास जाना शुरू तो उसने डिफरेंट तरह की रिलीफ देना शुरू कर दी लोगों को अपार्ट फ्रॉम डैमेजेस, और उसको लेके फिर आगे से ये इक्विटेबल रिलीफ्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इक्विटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि किंग के बाद उसके जो वजीर थे वो भी इस तरह रिलीफ देना शुरू हो गया। इंग्लैंड के डिफरेंट इलाकों में ट्रैवल करते थे और वहां पे जाके वो जो है इस तरह की इक्विटेबल रिलीफ्स देते थे। इन्हें कोर्ट्स ऑफ चांसरी भी कहा जाता था, या बाद में इनका नाम हो गया इक्विटेबल रिलीफ्स। इक्विटेबल रिलीफ्स को जो हमने अपने लॉ में कोडिफाई किया वो हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर किया 1877 के। तो इसका मकसद ये है कि ये अपार्ट फ्रॉम डैमेजेस बाकी जो रिलीफ हैं, जो इक्विटेबल रिलीफ्स हैं, वो ये प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हमारा जो है इसका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो रॉन्ग हुआ है बंदा उसको रेमेडी प्रोवाइड की जाए, उसको रिलीफ दिया जाए। तो इक्विटेबल रिलीफ कई तरह की होती हैं, आप मुझसे सारे ऑब्वियसली बेहतर जानते हैं, लेकिन कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा से ज्यादा इन्फोर्स किया जाए। जो नॉर्मल कोर्ट्स में जाते थे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स करने, वो बहुत ज्यादा टाइम लगाते थे ऑब्वियसली, और उससे बिजनेसेस का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। बिजनेसेस बैंक करप्ट हो जाते थे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी वो आपके मुल्क से चली जाती थी। तो इसी वजह से कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस लाए गए जिसमें 6 महीने का टाइम पे 180 डेज दिया गया कि जिसमें आपने एक क्लेम जो है डिसाइड करना है। अब कमर्शियल कोर्ट्स में सिर्फ वही केसेस आएंगे जो कि विच अराइजेस आउट ऑफ अ कमर्शियल डिस्प्यूट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, और वो केसेस की कैटेगरी जो है वो हमें बता दी कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। उसमें केसेस बिटवीन 2 डोमेस्टिक कंपनीज हो सकते हैं, केसेस बिटवीन अ डोमेस्टिक कंपनी एंड अ फॉरेन कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर की इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन उसका कोई लोकल एजेंट यहाँ पे है। उसके अलावा केसेस बिटवीन डोमेस्टिक कंपनीज एंड फर्म्स जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, और बिटवीन डोमेस्टिक कंपनीज, फॉरेन कंपनी, फर्म एंड जो पर्सन है, एनी इंडिविजुअल, वो भी जो है वो आपकी जुरिस्डिक्शन में आएंगे कल को जब आप लोग नोटिफाई हो जाएंगे। तो इस मकसद से मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास क्या क्या चारा जोई है। तो उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे अगर हम आए तो उसमें कई तरह की रिलीफ जो है दी जाती है। पहली होती है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी which is under section 8 to 11 of specific relief act। उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है।
उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मेरी नज़र में, जिस पे मैं ज़्यादा डिटेल में भी बात करूंगा, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, तो वो सेक्शन 12 टू सेक्शन 29 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, वो डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है जो कि बोनाफाइड मिस्टेक है, या अगर कोई फ्रॉड कर दिया किसी पार्टी ने और ये मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी है, तो उसकी बेस पे भी रेक्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकती है, और वो डील करता है सेक्शन 31 टू सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। उसके बाद जो चौथी तरह की रिलीफ है वो है रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को मिसरिप्रेजेंट किया है, उसका फ्रॉड किया है, तो वो रिसेंड कर सकती है अपनी प्लेंट में कॉन्ट्रैक्ट को, और उसकी वेरियस ग्राउंड्स हैं, बट दैट इज अंडर सेक्शन 35 टू 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो सेक्शन 39 टू 41। फिर डिक्लेरेटरी रिलीफ, that is under section 42 to 43, and last comes injunctions. Again हम जितने भी ज़्यादातर लोग वकालत करते हैं, वो इंजंक्शंस उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम आम अल्फाज में स्टे कहते हैं, कि जो जाके स्टे लेना है। तो जो स्टे लेना है उसके भी रिक्विजिट्स हैं, उसके भी दायरे कार है कि किन किन सिचुएशंस में जो है स्टे दिया जा सकता है, और वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 52 टू सेक्शन 57 उससे डील करता है। तो ये ओवरव्यू था कि किस किस तरह की इक्विटेबल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इक्विटेबल रिलीफ के लिए ओवरव्यू देने के हिसाब से कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो कि मौजूद जज साहिबान जो हैं वो मनुज़ खातिर लाएंगे और देखेंगे कि ये फैक्टर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इक्विटेबल, किसी भी तरह की इक्विटेबल रिलीफ देने। क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ जो है वो आगे हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 22, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। ये आपका राइट नहीं है, ये आपको एज ऑफ राइट नहीं मिल सकती। जैसे डैमेजेस जो है विच इज अ कॉमन लॉ रिलीफ, वो आपका एज ऑफ राइट आपको मिलता है, लेकिन जो इक्विटेबल रिलीफ है वो एज ऑफ राइट नहीं होता। इट होल्डली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द जजेस, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो अनफेटर्ड नहीं है ऑब्वियसली, उस पर भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स जो कंसिडर किए जाएंगे कि कॉमन लॉ रिलीफ ये इक्विटेबल रिलीफ दी जाए कि नहीं, उसमें सबसे पहला आ जाएगा कि कंडक्ट ऑफ द क्लेमेंट। वो हमने सुना होगा हमेशा मैक्सिम, इक्विटेबल मैक्सिम्स डिफरेंट बने हुए हैं, पुराने जमाने के सदियों से चलते आ रहे हैं कि ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। जो इक्विटी लेने आया है वो खुद भी इक्विटी करे। अगर क्लेमेंट का जो भी आपके सामने बंदा प्लेंटिफ आया है उसका खुद कॉन्डक्ट ऐसा है विच डिसएंटाइटल्स हिम टू इक्विटेबल रिलीफ, तो फिर आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि उसका वो राइट नहीं है। उसके बाद उन केसेस में जिनमें डैमेजेस इज एन एडिक्वेट रेमेडी, जिसमें डैमेजेस प्रोवाइड करके आप उसकी दाद रसी कर सकते हैं, उसमें आप इक्विटेबल रिलीफ देना जरूरी नहीं है। और वो मैं आई कम टू द स्पेसिफिक जो प्रोविजंस हैं जो स्पेसिफिक फर्स्टली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डील करती हैं, उस पर मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहूंगा, एंड दैट इज सेक्शन 12 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि कहता है, जो कि कैटेगरीज बताता है केसेस की, सेक्शन 12 कि कौन कौन से केसेस जो हैं उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। तो सेक्शन 12 जो है 12A बात करता है ऐसे केसेस व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होलली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट, जिसमें कोई ट्रस्ट का मामला हो, होलली या पार्टली इवन, उसमें जो है इन्फोर्समेंट हो सकती है थ्रू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद 12B जो है वो ये कहता है कि जहां पे आप डैमेजेस जो हैं, लेट सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है बड़ी, कोई मैंने लियोनार्डो डा विंची की जो है पेंटिंग मैंने कहीं से लेनी थी और मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परचेज किया है, और वो पेंटिंग जो है क्योंकि वो एक ही पेंटिंग है और उसकी जो कॉस्ट है वो आप नहीं लगा सकते डैमेजेस, एंड वो एक सिंगुलर प्रोडक्ट है, तो उसमें आप ये नहीं जान सकते कि कितनी इसको डैमेजेस दी जाएं, तो इसकी खुलासी हो सकती है, इसको रिलीफ मिल सकती है। तो ऐसे मामलात में जहां पे आप डैमेजेस का क्वांटम असर्टेन नहीं कर सकते, वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ जो है ग्रांट की जा सकती है अंडर सेक्शन 12B। उसके बाद तीसरा ये कि जहां पे पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन जो है वो जो है वो 12C कहते हैं कि व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज सच दैट पेक्यूनरी कॉम्पनसेशन
फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रेमेडी। ये मैंने पहले भी प्रिंसिपल बताया था, और ये तमाम इक्विटेबल रिलीफ में ये प्रिंसिपल आएगा, नॉट जस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इवन इंजंक्शंस में भी, क्योंकि इक्विटेबल रिलीफ है, यही प्रिंसिपल आएगा कि जहां पे डैमेजेस जो हैं, जहां पे आप किसी को क्लेम फॉर जैसे डैमेजेस करते हैं या कंपनसेशन दे देते हैं, वो अगर एडिक्वेट रेमेडी नहीं है तो फिर जो है आप स्पेसिफिक रिलीफ वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स हो सकती है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। उसका चौथा ये कि जहां पे कंपनसेशन दिया ही नहीं जा सकता, वो क्या बात हुई कि जैसे एक पार्टी है, दो पार्ट्स का एग्रीमेंट हुआ है और एक पार्टी इंसॉल्वेंट होगी, उसके पास पैसे नहीं है कि वो कोई कंपनसेशन दे सके, तो फिर जो है अगेन 12D जो है ये प्रिंसिपल्स यही बता रहा है कि फिर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक सिनेरियोज हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट जो है वो की जा सकती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहला ये कि जहां पे कोई एक्ट हो जो कि होलली या पार्टली इन ट्रस्ट हो उसको, दूसरा ये कि जहां पे डैमेजेस जो हैं, क्योंकि ये डैमेजेस का ऑल्टरनेट हैं, ये जो भी इक्विटेबल रेमेडीज हैं, तो जहां पे सर्टेन ना कर सके आपके एक्चुअल डैमेज कितनी हुई है, कितना हम इसे पैसे देंगे तो इसको रिलीफ प्रोवाइड हो जाएगा, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। 12C ये कहते हैं कि जहां पे डैमेजेस से उसको रिलीफ प्रोवाइड हो ही नहीं सकता। लेट सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, जो कि आपको वही प्रोडक्ट चाहिए और वही चीज आपको चाहिए और उसके अलावा आपको कोई और चीज नहीं चाहिए, तो डैमेजेस से तो आपका मसला हल नहीं होगा। अगर लेट से एक फॉरेन कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, यहाँ पे एक प्लाजा खड़ा करना चाहती है, ठीक है, और प्लाजा के लिए उसने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसने एक स्पेसिफिक तरह के वो कॉन्ट्रैक्टर से किया है और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वहां पे जो है जहां पे स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी, कुछ स्पेसिफिक चीज आ जाएगी, वहां पे जो है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है हो सकती है, वहां पे डैमेजेस नहीं आएंगे। और चौथा ये कि जहां पे डैमेजेस दी ही ना जा सकती हो क्योंकि अगले बंदे के पास पैसे नहीं है या वो इंसॉल्वेंट हो गया कि वो आपको डैमेजेस दे नहीं सकता। तो सेक्शन 12 जो है SRA 1877 का, दैट डील्स विद केसेस जो कि आपको बताता है कि कहां पे स्पेसिफिक रिलीफ हो सकती है, जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 13 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिनका जो सब्जेक्ट है वो पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज थी जो कि अब नहीं है और जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त वो लग रहा था कि वो चीज है, लेकिन वो पार्शियली सीज हुई है। लेट सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द परचेज ऑफ 1000 किलोज ऑफ ऑरेंजेस और उसमें से मेरे पास वो पेरिश हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, गल सड़ गए हैं और मेरे पास सिर्फ 500 किलो ऑरेंजेस रह गए 1000 की बजाय, तो आप उस 500 किलो के भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये नहीं जरूरी कि पूरे 1000 का ही होगा क्योंकि सेक्शन 13 आपको उसकी इजाजत देता है। उसके बाद सेक्शन 14 ये बात करता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए जहां पे पार्ट परफॉर्म हो चुका है लेकिन जो पार्ट की नॉन परफॉर्मेंस हुई है वो बड़ी छोटी है। लेट सपोज जैसे मैंने फिर वही मैं एग्जांपल दूंगा कि मैंने ऑरेंजेस या एप्पल्स का सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया, सप्लाई ऑफ गुड्स का, और उसमें जो है मैंने 1000 किलोज का किया और 950 किलोज जो है वो बंदे के पास पड़े थे, 50 किलोज जो है वो उसके पास थे ही नहीं, उसके पास पीछे से ही नहीं आए, तो वो जो है उस सिनेरियो में भी आप 950 किलोज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 14। उसके बाद सेक्शन 15 जो है वो इसे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करता है और वो उस वक्त लागू होता है जहां पे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अनपरफॉर्म्ड है दैट इज लार्ज, वो छोटा नहीं, जैसे पहले तो 50 किलोज का मसला था, अब लेट से आधे का मसला हो गया या लेट से 700 किलो का मसला हो गया और 300 किलो से मेरे पास पड़े, तो फिर भी कोर्ट के डिस्क्रेशन में है कि वो उस चीज का 300 का भी जो है 300 केजीज का उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये होगा कि जो प्लेंटिव है, जो क्लेमेंट है, वो जो है अपना जो बाकी क्लेम है, लेट सपोज 1000 किलोज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 300 किलोज पे वो मान गए कि चलें जी इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दे, तो देन ही रिलिंक्विशेस हिज राइट कि वो जो है और बाकी जो 700 किलो है उनकी कोई रेमेडी नहीं, ना ही वो डैमेजेस क्लेम करेगा और ना ही वो उनकी कोई मजीद रेमेडी क्लेम करेगा। फिर अंडर सेक्शन 15 जो है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी भी कर सकते हैं। अब ये तो सिनेरियोज हो गए कि कहां कहां जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जा सकती है। अब कुछ हम बात करते हैं उन सिनेरियोज की जहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो नहीं की जा सकती, एंड दैट इज सेक्शन 21।
सेक्शन 21 जो है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि सेक्शन 21 को मनहूज खातिर रखना ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी सेक्शन 21 कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है हो ही नहीं सकती। और वो उसमें कौन से आ जाते हैं, उसमें 21A जो है वो बात करता है कि जिस भी सिनेरियो में, ये प्रीडोमिनेंट रूल है किसी भी इक्विटेबल रिलीफ देने का, कि जहां पे मनी या कॉम्पनसेशन या डैमेजेस जो हैं वो दे के अगले बंदे को रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती है, तो वहां पे कोई भी इक्विटेबल रिलीफ बी इट इंजंक्शंस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो नहीं दी जा सकती। तो सेक्शन 21A भी यही बात करता है कि जहां पे मनी इज एन एडुकेट रेमेडी, वहां पे जो है स्पेसिफिक रिलीफ उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं हो सकती, जहां पे आप उसको डैमेजेस या कॉम्पनसेशन देके उसकी खुलासी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 21B जो है वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर, कि लेट सपोज मैं एक लॉयर हूं और मुझे किसी क्लाइंट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कहते हैं कि मैं उसका केस करूं, और वो कल को उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने आया है। लेट से मैं सिंगर हूं और मैंने कॉन्सर्ट के एक कंपनी से पैसे लिए हैं और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कहते हैं कि आपने इस इवेंट पे आके गाना गाना है या आपने इस इवेंट पे आके अपनी हाजिरी देनी है, तो वो मुझे उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दैट इज वो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो पर्सनली आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं ये काम करूं। और इसी सिनेरियो में बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मैंने देखा है कि सिविल कोर्ट्स में स्टे हो जाता है या उसकी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लेते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि वहां पे मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, तो इस वजह से वो पर्सनल नेचर के होते हैं, इस वजह से जो है उनकी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक वो इक्विटेबल रेमेडी कोई भी नहीं दी जा सकती। ठीक है, जो कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है, ही माइट सू फॉर डैमेजेस अंडर कॉमन लॉ, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इक्विटेबल रिलीफ इंजंक्शंस के लिए भी नहीं और इसके लिए भी नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं। उसके बाद सी कहता है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की 21C ये बात करता है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो रीजनेबली आप असर्टन ही नहीं कर सकते, वो अनसर्टन है, तो उधर आप किस चीज की, जब आपकी टर्म्स ही आपके सामने किसी कॉन्ट्रैक्ट की क्लियर नहीं है, तो आप उसको कैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देंगे। तो 21C अनसर्टन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है कि जिनकी टर्म्स कैन नॉट बी डिफाइंड और कैन नॉट बी असर्टेन्ड प्रॉपरली, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। और वो किस तरह हो सकता है, लेट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि मैं एक घर बना रहा हूं और उसके लिए मुझे अप्लायंसेस चाहिए घर के लिए, तो अप्लायंसेस अगर मैं लिख दूं कि आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने सप्लाई फॉर अप्लायंसेस, लेकिन सप्लाई फॉर अप्लायंसेस में तो पंखे भी आ जाएंगे, रेफ्रिजरेटर भी आ जाएंगे, बाकी चीजें भी आ जाएंगी, तो वो क्लियर नहीं है कि क्या चीज जो है वो सप्लाई करनी है। तो टर्म्स जिस कॉन्ट्रैक्ट की अनसर्टन हो वो भी 21C में उसको नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की नहीं की जा सकती। उसके बाद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाय नेचर रेवोकेबल हो, रिवोक कर सके दूसरी पार्टी, जहां पे जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट्स हैं जो कि मैं मजीद शेयर करूंगा, मैं था कि साथ साथ स्लाइड पे आता जाए लेकिन वो क्योंकि नहीं आया, तो इसमें जो है जजमेंट्स भी हैं कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्मिनेशन क्लॉजेज होते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रॉन्गफुल टर्मिनेशन के लिए आप डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो रेवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था कि आइदर पार्टी जो है वो रिवोक कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, टर्मिनेट कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इस वजह से जो है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती। ही माइट क्लेम फॉर डैमेजेस, जो कि कॉमन लॉ रेमेडी है कि जी गलत इसने टर्मिनेट किया, ये तरीकेकार नहीं था, इसने नोटिस नहीं दिया मुझे या व्हाटएवर, लेकिन उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है नहीं उसकी कर सकते जो रेवोकेबल बाय इट्स नेचर हो। उसके बाद अगला पॉइंट ये कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टीज आइदर इन एक्सेस ऑफ देयर पावर और इन ब्रीच ऑफ देयर ट्रस्ट, ये पांचवा पॉइंट है कि जिसमें नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती। उसके बाद ये कि ऐसी कोई कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन, वो जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन जो कि जिसको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया हो,
वो जो है अगर अपने उस पर्पस से एक्सेस जाके जो उसके डिफाइन किया गया कि इसकी ये पावर्स होंगी, उससे एक्सेस जाके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो जो है दैट विल नॉट कंपनी है, उसको बनाया गया है कि आपने ये यहाँ पे जमीन एक्वायर करनी है और जमीन पे आपने डैम बनाना है। अब वो डैम बनाने की जगह वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वहां पे एक कॉटन मिल लगा देती है, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री लगा देती है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, तो दैट इज नॉट एनफोर्सेबल अंडर स्पेसिफिक रिलीफ। और लास्ट ये कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि मटीरियल पार्ट जिसका सब्जेक्ट मैटर का जो कि पार्टीज को लगता था कि इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन असल में वो उस वक्त पेरिश हो चुका था या नहीं था वो सब्जेक्ट मैटर जो और मटीरियल पार्ट उसका, तो उसकी भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं की जा सकती। तो ये कुछ रूल्स हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो कि सेक्शन 12 उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है जो कि स्पेसिफिक जिनकी परफॉर्मेंस हो सकती है, और सेक्शन 21 जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बताता है जो कि जिनको नहीं परफॉर्मेंस हो। तो इंजंक्शंस पे अगर हम आए तो इंजंक्शंस जो हैं वो, क्योंकि इंजंक्शन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इंजंक्शंस में मैं आना चाहूंगा क्योंकि बीच में हम आएंगे पढ़ेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा। तो इंजंक्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं एज ए प्रिवेंटिव रिलीफ अंडर सेक्शन 52 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ना 52 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ इट इज ग्रांटेड, एंड देन 53 में टेम्पररी इंजंक्शंस हैं, एंड 54 में परपेचुअल, एंड 55 में जो है आपके मैंडेटरी आ जाएंगे, और 56 में जो है जिन चीजों में नहीं दिए जाएंगे, और 57 में कुछ चीजों में दिए जा सकते हैं। तो वो बारी बारी करके मैं सब प्रोविजंस पे आऊंगा। तो 52 जो है सेक्शन दैट इज प्रिवेंटिव रिलीफ, और वो बताता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ कब ग्रांट की जा सकती है, एंड अगेन इट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो एक चीज को कहता है कि आप चीज करें, लेकिन अगर इफ देयर इज अ खदशा कि आपकी जो है एग्रीमेंट वो ब्रीच होने वाला है, तो कोर्ट कैन डायरेक्ट मैंडेट अ पार्टी कि आप ये जो अपनी प्रोविजंस हैं उससे पीछे ना हटें, उसको रोक भी सकता है और उसको डायरेक्ट भी कर सकता है टू डू समथिंग व्हिच ही इज ऑब्लाइज्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू डू। तो सेक्शन 52 बेसिकली डिफाइन करता है प्रिवेंटिव रिलीफ को, एंड सेक्शन 53 जो है वो टेम्पररी इंजेक्शन को डिफाइन करता है कि व्हाट आर टेम्पररी इंजेक्शंस। तो उसकी मैं डेफिनेशन जरा जनाब के लीडरशिप के सामने पेश करना चाहूंगा कि टेम्पररी इंजेक्शंस जो हैं आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम और until the further order of the court they may be granted at any period of the suit। तो टेम्पररी इंजंक्शंस वो होते हैं जो शुरू में पार्टीज के राइट डिफाइन होने से पहले जो है वो ग्रांट किए जाएं, ताकि वो जो चीज है या जो ऑब्लिगेशन है वो जो है उसको इतनी हद तक नुकसान ना पहुंचे कि वो उसका जो राइट है वही खत्म हो जाए। तो टेम्पररी इंजंक्शंस के लिए बेतहाशा जजमेंट्स हैं, और इसमें 3 प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली वो दिए जाते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग प्राइमा फेसाई केस, the second one being balance of convenience, and तीसरा जो है वो irreparable loss या injury। ये 3 requisites जो हैं किसी भी मामले में हो which arises out of a contract, तो उसमें जो है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में मेरा फोकस है, वैसे भी आप दे सकते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस क्योंकि जो नॉर्मल सिविल सूट्स में, लेकिन कमर्शियल केसेस की हद तक क्योंकि डिस्प्यूट्स जो हैं वो आपके पास आएंगी अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं उस तरफ ही जा रहा हूं। तो वो जो है वो आप दे सकते हैं अंडर सेक्शन 53। और टेम्पररी इंजंक्शंस के लिए जैसे कि मैंने बताया कि 3 ये प्रीरेक्विजिट्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 54 जो है वो परपेचुअल इंजंक्शन की बात करता है, तो वो जो आफ्टर हियरिंग द पार्टीज वो दिए जाते हैं, वो आगे फॉर द टाइम बिंग चलते हैं। तो परपेचुअल इंजंक्शंस जो है वो एक तरह से फाइनल ऑर्डर होता है, एक डिक्री की सूरत में होता है जो कि दिया जाता है। और 54 में जो है 54 में जो है वो भी कुछ उसके कवायद और जवाबे दिए हुए हैं कि क्या नाम है अपना परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो किन सिनेरियोज में दिया जा सकता है। और क्योंकि हम अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उस पर वही प्रोविजन लागू होगी जो कि पार्ट 2 में लागू होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जहां पे तब आप इंजंक्शन दे सकते हैं जब जो है डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी ना हो, उस वक्त आप दे सकते हैं जब डैमेजेस को असरटेन ना किया जा सकता हो, फिर आप दे सकते हैं कि पिक्यूनियरी जो कॉम्पनसेशन है वो प्रोबेबल ना हो, और उसके बाद तब भी आप इंजंक्शन दे सकते हैं जहां पे मल्टीपल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलने लग जाए, तो उससे बचने के लिए जो है आप इंजंक्शंस दे सकते हैं। और फिर लास्ट में मैंडेटरी इंजंक्शंस अंडर सेक्शन 55। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 56 कहता है कि किन किन सिनेरियोज में इंजंक्शंस
या जो इसको हम स्टे कहते हैं वो नहीं दिया जाता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी भी थोड़ी बहुत सी वकालत में ये है कि अक्सर सब चीज़ों में जो है वकील साहिबान जाके सिविल कोर्ट से उनकी कोशिश होती है कि स्टे ले लिया जाए, लेकिन कुछ सिनेरियोज में स्पेसिफिकली आपका लॉ बार करता है कि आप जो है इंजंक्शंस नहीं दे सकते, एंड दैट इज सेक्शन 56 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 56A कहता है कि अगर आपके पास कोई इंजंक्शन लेने आए टू स्टे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो उस कोर्ट में चल रही है, दैट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू यू, तो उस वक्त जो है आप इंजंक्शन रिफ्यूज कर सकते हैं, दैट इज सेक्शन 56A। उसके बाद जो है सेक्शन 56B जो है वो कहता है, वही वाली बात करता है, सेक्शन 56C टू रिस्ट्रेन पर्सन्स फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। सेक्शन 56D दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहा हो, और विद द सॉवरेन एक्ट्स ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट। तो सेक्शन 56D पे मैंने अपनी काफी ज्यादा स्टे जो है खारिज कराए हुए हैं, जो पहले टेम्परेरी इंजंक्शंस दे दिए गए थे, क्योंकि अक्सर सरकारी महकमा कोई भी काम करने लगता है तो उस पर जो है स्टे हो जाता है। तो 56D जो है इस पे जजमेंट्स भी हैं कि आप जो है सरकारी कार्यखार में मुदाखलत के असूल के मुताबिक 56D के अंदर किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं स्टे दे सकते जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, उसको सेक्शन 56D बार करता है। फिर सेक्शन 56E जो है वो आपको बार करता है कि क्रिमिनल मैटर्स में टू स्टे क्रिमिनल मैटर्स या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फिर भी आप स्टे नहीं आपके पास लिया जा सकता, वो सेक्शन 56E का बार होगा। उसके बाद F जो है वो कहता है कि F बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा होता है और साथ ही टेम्परेरी और मैंडेटरी इंजंक्शन भी मांगा होता है, तो वो जो है ये सेक्शन 56F जो है इस पे बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि वो बार करता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इन्फोर्स नहीं हो सकते, जैसे कि हमने सेक्शन 21 में देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स नहीं हो सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, उस कॉन्ट्रैक्ट के पे आप इंजंक्शन भी नहीं दे सकते। दैट इज द कार्डिनल रूल कि जहां पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, वहां पे आप नेगेटिव इंप्लीकेशन से जाके, अभी रिसेंट एक काजी फाइज़ साहब की जजमेंट भी आई है इस पे कि आप जहां पे अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा है और वो आपकी लेट्स से टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है अनसर्टेन थी, तो उस पर आप इंजंक्शन नहीं मांग सकते, मतलब आप पॉजिटिवली अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से नहीं एक चीज ले सकते तो आप नेगेटिव इंप्लीकेशन के साथ उसको रोक भी नहीं सकते इंजंक्शन के थ्रू। तो ये सेक्शन 56F इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन 56G जो है वो कहता है कि न्यूसेंस हो अगर किसी तरह की, to prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance, कि इस तरह की जैसे अक्सर हम इंजंक्शन ले लेते हैं कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा प्लाजा बन गया और वो मेरी रोशनी रोक रहा है या मुझे शोर आ रहा है या इस तरह करके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके खिलाफ लोग चले जाते हैं वो लेने। लेकिन अगर न्यूसेंस, क्या न्यूसेंस हो रही है, क्या वो आपको तंग कर रहा है, दैट इज नॉट क्लियर, तो वो सेक्शन 56G के अंदर आप इंजंक्शन भी नहीं ले सकते। और उसके बाद इसी तरह जो है आई जो है वो कहते हैं कि when equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust, और J कहते हैं when the conduct of the applicant or his agent has been such as to disentitle him of the assistance of the court। तो ये तमाम मामला disentitle him conduct, ये specific relief में एक मेन पंच लाइन है कि क्योंकि equitable remedies है सारी, तो कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, कंडक्ट ऑफ द क्लेमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तमाम रिलीफ में बेशक आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी हो, बेशक आपने इंजंक्शन देना हो, उसमें उसका कंडक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसका सेक्शन 57 जो है वो एक बात करता है कि अगर लेट्स से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर, वही मैंने एग्जांपल दी कि सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्सर्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट है, और मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी मैं आपके इवेंट पे आके आई सिंग, लेकिन साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा भी था कि मैं आपके आके कॉन्सर्ट पे गाऊंगा, लेकिन मैं उस टाइम पीरियड में लेट्स से फॉर अ वीक और 2 वीक्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है किसी और जगह पे जाके नहीं कॉन्सर्ट करूंगा। तो पहला पार्ट जो कि मैंने बताया सेक्शन 21 के अंडर कि मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस है, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकती, लेकिन जो सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि जो नेगेटिव इस पे ऑब्लिगेशन है कि मैंने कहीं और जाके नहीं करना, उस बात पे आप इंजंक्शन दे सकते हैं। और ये बात करता है सेक्शन 57 ऑफ SRA 1877। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब मैं थोड़ी सी जजमेंट्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा।
के जजमेंट्स क्या क्या बातें करती हैं। और CLC 2020 CLC कराची 1226 2020 CLC 1226 कराची 2010 CLC 1226 कराची ये बात करती है द प्रिंसिपल ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस is that every contract creates not only a right but also a corresponding obligation. Contract entails an obligation on each contracting party to perform such terms as covenanted, failing which the other party has a right of specific performance. In order to invoke specific performance, there should be a contract enforcement of which is not barred by the law. सेक्शन 21 से बाहर निकल के उसकी इन्फोर्समेंट हो, उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। और वही आगे देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग डैमेजेस, पेक्यूनियरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एडिक्वेट। और एंड में क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ है तो वही बात करते हैं कि एंड में द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट विल अप्लाई। तो ये 2010 CLC 1226 ये पैरामीटर्स देती है जहां पे जो है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्योंकि मैक्सिम भी है जुडिशियल के डिले डिफीट्स एक्विटी, कि जब आप डिले से आएंगे कोर्ट में तो एक्विटी जो है वो डिफीट हो जाएगी, उस पर आपको नहीं मिल सकेगा। और यहाँ पे तो हमारे पास स्टैट्यूटरी फुटिंग में है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 113 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 3 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें आके आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द डे जहां पे परफॉर्मेंस जो है मना कर दी गई है, जब परफॉर्मेंस का जो दिन था उसके 3 साल के अंदर। तो ये भी वही बात करिए PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 430 के where the courts would not assist where there had been undue delay on part of one party to contract and the other party had given him reasonable notice and it's compulsory for the party to complete contract within a definite time. तो ये 2-3 जजमेंट्स हैं। मैं आपके साथ इसकी वो पावर पॉइंट स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, ये वक्त की किल्लत है, ताकि आप लोग मैं जुडिशियल अकेडमी पे ईमेल करके वो आप सबको आगे इमीडिएटली इन्फोर्स नहीं हो सकते, उसमें जो है इंजंक्शंस भी नहीं दिए जा सकते। दूसरा जो कि मैंने बात की कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस विच आर ऑफ पर्सनल नेचर, और जो कि जैसे सर ने बात की कि स्टैट्यूटरी रूल्स के अंडर ना हो, तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो और प्राइवेट सर्विसेज हो, प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप हो, दोज आर ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल। उसके बाद जो है क्या नाम उसके बाद जो है एक और जजमेंट है जो कि वो बता रही, जो कि अभी रिसेंट जजमेंट है 2021 SCMR 605। ये बताती है कि एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 21C ऑफ SRA 1877। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि मैं 40 मिनट में आप लोगों को बता सका। अब सर कोई सवाल मजीद कोई है तो प्लीज।